इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मेरा ख्याल है कि बेशतर कागजात नामजदगी जो है कि वो बहाल हो जाएंगे, मंजूर हो जाएंगे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटिशन फाइल की थी तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत के जुम्मे में कि जो अदालत ने हुक्म दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का, उस पर अमल नहीं हो रहा था। और फिर आईजी या चीफ सेक्रेटरी ने जिस किस्म के अहकाम जारी किए थे तो उसकी समाअत होनी थी 28-29 दिसंबर को, लेकिन फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट से इलामिया आया कि बेंच दस्तयाब नहीं है, क्योंकि छुट्टियां थी। तो 2 जज साहबान थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस और तरमीन अल्लाह, फिर वो दोनों दस्तयाब नहीं थे। एक रोज इलामिया आया कि जी सुबह समाअत नहीं होगी, अगले दिन फिर आया कि जी की जितनी भी कॉज लिस्ट थी वो डीलिस्ट कर दी गई है। तो 2 दिन वो हो नहीं सका। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। और मेरा ख्याल है कि वो भी बैक वक्त इस हफ्ते जो है उसकी समाअत भी शुरू हो सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब भी वापस आ जाएंगे तो उसकी समाअत भी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। उमर, इसी पर आपका भी ओपिनियन इसी पर चाहूंगी। अच्छा, ये बात दुरुस्त है जो खालिद साहब कह रहे हैं कि जो एपलेट ट्राइब्यूनल्स हैं उनके अंदर कागजात मंजूर एक बड़ी तादाद के हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो पंजाब की मुख्तलिफ नशिस्तें हैं उनके लिए 9 एपलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और तहरीक इंसाफ का पहले भी मौके यही था कि आप जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो भी जुडिशरी से लें। गो के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने वो जो नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, फिर उसके बाद कोर्ट लगी, वो एक पूरी कहानी है। लेकिन उसकी वजह ये है कि अगर आप गुजरांवाला के अंदर कुछ उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर दिए गए कि उनके जो दस्तखत हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, वो वेरीफाई नहीं हो रहे। तो इस किस्म की चीजें हुई हैं। बड़े ऐसे ऐसे इतराजात हैं या ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो पंजाब असेंबली का सिटिंग स्पीकर है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो जब तक अगली असेंबली नहीं आ जाती, इलेक्ट नहीं हो जाती, वो स्पीकर मेंटेन रहता है। जैसे कौमी असेंबली के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब है जी, बिल्कुल। अब पंजाब असेंबली के जो सिटिंग स्पीकर हैं सुल्तान खान साहब, आप हैरान इस बात पर होंगे कि पंजाब असेंबली का सिटिंग स्पीकर जो एज ऑफ दिस मोमेंट कहा जा सकता है कि अभी भी मेंबर है या उसके पास ऑफिस है, उसके कागजात नामजदगी भी आपने मुस्तरद कर दिए हैं। इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो जब ये मामला जजेस के पास जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा, तो तब तक सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। और चूंकि तहरीक इंसाफ की अगर देखा जाए मेजॉरिटी कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए हैं। लाहौर में आप देख लें तो उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स को मैदान से निकाल दिया गया है। अब ये कोर्ट्स के ऊपर होगा, इम्पोर्टेंट है। ये बात शिकायत जरूर आ रही है कि जो जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास मुसद्दिका कॉपी नहीं है आरओ के फैसले की, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहरहाल ये 3 जनवरी तक, आज कल और परसों का दिन है, 3 दिन, उसमें वो अपीलें दायर कर सकते हैं और उसके बाद अदालतों को फैसला करना है 10 तारीख तक। और ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये 10 दिन ही बुनियादी तौर पे इलेक्शन की डायमेंशन तय करेंगे। अगर तो तहरीक इंसाफ के पोटेंशियल कैंडिडेट्स वापस आ जाते हैं फील्ड के अंदर और वो मुकाबला करते हैं, यानी आप देखें लाहौर का हल्का N130, वहां पे मुकाबला होता आ रहा है, कॉन्टिन्यूस मुकाबला होता आ रहा है नवाज शरीफ का और डॉक्टर यास्मीन राशिद का। उन्होंने 2013 में भी अच्छा तगड़ा मुकाबला किया, 80,000 वोट लिए नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो उस हल्के में वहीद आलम खान साहब को उतारा गया। अब उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप ये देखें कि उस डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने मैदान से निकाल दिया है, तो नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किसने करना है? अगर फिर तो एक तरफा मैच है, फिर तो एक तरफा आप नवाज शरीफ साहब को सीट जो है वो जितवाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है फिर? जी, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इस किस्म की चीजें हो रही हैं तो फिर हम इस मश्क में पढ़ क्यों रहे हैं? ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना, इतने बड़े रिसोर्सेज लगाना, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जाहिर है कि अदालतों वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये जो अभी रिटर्निंग अफसरान वाला एतराज भी तहरीक इंसाफ का यही था, और हमने देखा भी कि अमली तौर पे हुआ भी ये कि उन रिटर्निंग अफसरान ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह इल्जाम लगा कि जो इधर सियालकोट के अंदर उस्मान डार की वारदा के कागजात नामजदगी जिस रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद की, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उसका कोई नाम मिला होगा या उस वजह से किया होगा, लेकिन उनको उसी दिन जो है आपने डिप्टी कमिश्नर का जब चार्ज दिया
तो तहरीक इंसाफ ने, और जो उनका था, उनका यही था कि देखें उन्होंने हमारे कागजात मुस्तरद किए और उनको आज ही इनाम मिल गया। क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान हैं, तो जब आप गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं तो फिर आप जो काम करते हैं, इसका मतलब है पंजाब हुकूमत। और फिर उसमें एक और बड़ी बात है ना कि जब पंजाब का सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद इसकी शिकायत कर रहा हो, लाहौर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस शिकायत कर रहे हो, फिर आपको चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को मरासला लिखना पड़े, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग, वहां पे कुछ ऐसा जरूर है जिस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतराज आ रहा है कि रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो मुसद्दिका कॉपीज नहीं दे रहे, इस पे हमारे जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आरएमएस इस वक्त लाया गया है पहले आरटीएस की जगह के ऊपर, वो वर्किंग में नहीं है। गो कि इलेक्शन कमीशन बार बार इसकी तरदीद कर रहा है, और उनके मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, अगर ऐसा होता तो 1-2 मिनट की बात थी कि इधर से आरओज ने वो फॉर्म सब कुछ करना था और इधर से आपने वो सारा डाटा जारी कर देना था।